हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एक नया अंदाज है, जिसका इंतजार था वो इंतजार फाइनली खत्म हुआ। स्टडी 91 लेके आ रहा है सुपर टीईटी का शानदार सा बैच। बात समझ में? अब इसको सुपर टीईटी क्यों कहा जाता है? वैसे तो इसका नाम जो है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना, लेकिन इसको सुपर टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि टेट के बाद ये दूसरा एग्जाम होता है आपको टीचिंग में जाने के लिए, इसलिए इसको टेट नाम भी दिया जाता है, इसलिए इसको सुपर टेट कहा जाता है। वैसे सुपर टेट कोई ऑथेंटिकेशन नाम नहीं है, ये नाम है ऐसे ही, पर दुनिया सब लोग बोलते हैं इसको सुपर टेट ही। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा है ये हमारी आज डेमो क्लास है। ये पेड क्लास है, सबसे बड़ी बात कि पेड क्लास है और ये डेमो क्लास पहली है। आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सुपर टेट में, वो मैं मैथ्स के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, तो मास्टर बैच प्रारंभ हो गया है। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी तैयारी भाई बहुत अच्छी हो, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप सबसे भरोसेमंद चैनल है भैया स्टडी 91, जहां पे 26 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों का भरोसा जीता है हमारे पास। और यहां पे एक पेड क्लास पूरी टीम के साथ आ रही है। हर एक टीचर, आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में, तो सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके लिए आ रहे हैं, तो मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, अब मैं अपनी बात करता हूं। मैं लेके आया हूं मैथ्स के सेक्शन से आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैथ्स के सेक्शन में मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि सुपर टेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर देखा जाए सुपर टेट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दो ही तो पेपर हुआ है ना, एक 2018 वाला और ये 19 वाला, दो ही तो पेपर हुआ इसमें अब तक। इससे पहले तो सुपर टेट होता नहीं था। तो दो पेपर के एनालिसिस करते हुए और बाकी जो सिलेबस दिया हुआ है हमें, उस सिलेबस को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार सा है। ठीक है ना, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो आज जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैथ्स के किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस पोर्शन में अभी भी और मेहनत करनी है। जैसा कि मैथ्स का जो सेगमेंट है वो 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन मैथ्स से आएगा आपके सुपर टेट में। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपके सुपर टेट में मैथ से आएगा। तो उस 20 क्वेश्चन का कहां कहां से किस चीज चैप्टर में कितना रोल है, उस पूरे रोल को यहां पे मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है ना, तो आज मैं आपको पूरा समझिए कि मॉक टेस्ट टाइप का लेके आया हूं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उस तरह का जो प्रीवियस 2 ईयर हुए हैं उसी टाइप के पैटर्न है, लेकिन वो वाले क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद बनाए आपके लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहले जैसे इसको देखिए, क्वेश्चन है पहला आपके स्क्रीन पे आया हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल है कि प्रथम 10, अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करो, साथ में मैथ्स के साथ प्रैक्टिस करो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी अच्छी आएगी आपको। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप यहां पे 20 सवाल है, धुआंधार अच्छे अच्छे सवाल है, सुपर टेट मतलब अच्छे लेवल के सवाल आते हैं इसमें। ठीक है ना, चलो प्रथम 10 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। और आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बटे में नंबर। अब ये क्रमागत संख्याएं नहीं होती, पहली बात तो ये जान लीजिए, अभाज्य संख्याएं कभी भी क्रमागत नहीं होती, तो आपको 10 संख्या लिखना पड़ेगा। एवरेज बराबर 10 संख्या लिखिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 प्लस में 29, यही है शायद 10। काउंट कर लो 10 हुई कि नहीं, एक बार काउंट करिए जल्दी से। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गई हैं। तो टोटल हो गया, डिवाइड बाय नंबर, 10 संख्या है तो डिवाइड बाय 10 से भाग कर देंगे। बात समझ में? अब यहां से आप इसका आसानी से औसत बता सकते हैं। 5 5 10, 10 7 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 मिलके 58, 58 और 19 मिलके कितना होगा, 58 में 9 जोड़ दिया तो कितना होता है 67, 77। ठीक है ना, 77 हो गया, 77 में इसको जोड़ा तो 100 हो गया, और 100 में 129 हो गया। तो ये जोड़ने पर 129 आ रहा है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 12.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है, ऐसा ही सवाल आया था 2019 में, जहां पे आपसे पूछा था कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 12.9। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और आपको कैसे अपनी आगे की तैयारी करनी है, उस पूरी रणनीति को मैं आपको सिखाने वाला हूं यहां पे। ठीक है, चलिए
दूसरा सवाल देखिए, इस पैटर्न का भी सवाल हमारे एग्जाम में बनता है। ये अलजेब्रा का कह सकते हैं या सरलीकरण का कह सकते हैं, दोनों जगह इसको नाम दिया जा सकता है। जब भी कभी ऐसा सवाल बनता है तो बड़ी ही मजा आती है। a प्लस बी बराबर 10 दिया है, आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 58 दे रखा है। ठीक है भैया, अब यहां से समझिए कि आप यहां सबसे आसान तरीका है वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करिए? वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करिए, ए और बी का मान रखिए जिससे ये कैलकुलेशन हमारी हो जाए। ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। देखो अगर 8 रखोगे, 8 2 10, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये 58 ही होना चाहिए, तो 8 रख नहीं सकते, 9 रख नहीं सकते। 7 रखते हैं तो 7 और 3 जोड़ने पर 10, और 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 49 और 9 जोड़ने पर, यानी कि ए का मान हमारे 7 आ रहा है और बी का मान हमारे 3 आ रहा है। ठीक है ना, ये हमें वैल्यू पुट मेथड से पता चल गया। और आपसे पूछा है कि ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर ये कैसे है, बैच कहां है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं इस बैच से रिलेटेड। सबसे पहले समझिए कि सुपर टेट का शानदार सा बैच हमारी संस्था स्टडी 91 में शुरू हुआ है। ठीक है ना, सुपर टीईटी का। ठीक है, और इस सुपर टीटी के बैच के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग एनरोलमेंट करा दीजिए, जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस भी मिलने लगेंगी। ठीक है, और आगे की रणनीति मैं आपको बताऊं कि यहां पे सभी सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे अच्छे से, जैसा कि आपको बताया गया है सारे सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो और जो इसकी फीस वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से आप जान सकते हैं कि इसकी फीस क्या है। आपको करना क्या होगा, आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी स्टडी 91 की वेबसाइट पे चले जाइए। दोनों जगह आपको ये बैच मिल जाएगा। आप जब स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाइए, मोबाइल के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे सुपर टीटी का बैच आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो वो बैच एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आसानी से आप बैच में एनरोल हो जाइए। ठीक है ना, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे टीचर एक्सपर्ट हैं, हर सब्जेक्ट के आपके टीचर आपको बताएंगे अच्छे से कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो। और इसके बात करूं कि बहुत ही शानदार सा है, पूरे अच्छे के साथ चलेगा, कोई दिक्कत। और अगर आपको कोई समस्या आती तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, 9455 06 91 91। ये हमारे संस्थान का नंबर है स्टडी 91 का, आप इस पे कॉल करिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। 9455 06 91 91। हमारे टीम एक्सपर्ट आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करिएगा, परंतु आपको समस्या ना हो इसके लिए सिर्फ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यह हमारे घातांक करनी का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसको अगर बताना हो कि जैसे स्क्वायर रूट में 2 लिखा है, या फिर फोर्थ रूट में 3 लिखा है, या क्यूब रूट में 4 लिखा है, या फिर सिक्स्थ रूट में 5 लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका करने का बहुत ही शानदार सी ट्रिक क्या होती है, इसका करने का बहुत ही शानदार सी ट्रिक ये होती है कि आप इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इस 6 का 3 का 4 का और इसका लसअप ले लो। ठीक है ना, आप एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम? इनके करणियों का। इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इनका लसा लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 12 आएगा। उसी 12 में आप इसके 2 से, जहां पे कुछ नहीं होता उसको 2 मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी 2 से भाग करेंगे तो यहां पे 6 आ जाएगा डायरेक्टली। 3, इसकी करणी कितनी है? 4, 4 से भाग करिए 12 में तो 4 3 12, यहां 3 आ जाएगा। और 4, इसकी करणी कितनी है? 3, 3 से भाग करिए 12 में तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग करिए तो 4 आ जाएगा। और यहां पे 5 की पावर में इस 6 से भाग करिए 12 में तो 2 आ जाएगा। बात समझ में? ये आपको मिल गया। आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका मान है 32, 2 की पावर 6 का मान है 64, इसका मान है 27, और इसका मान है 256, और इसका मान है 25। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बताइए इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? 256 इज द सबसे बड़ी, यानी कि कौन सा? 4 वाला है, यानी कि क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा मान है आपका। ठीक है, ऐसा सवाल बनेगा आपके सुपर टेट के एग्जाम में भैया। ठीक है, सुपर टेट वालों एकदम कमर कस लो और जितना जल्दी हो सकता है तैयारी शुरू कर दो। अगला सवाल देखो,
खूब एडवांस मैथ से सवाल बन रहे हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, 2018 2019 वाले के दोनों पेपर को आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में धुआंधार सवाल बने हैं। धुआंधार सवाल इन द सेंस की मतलब आप देखेंगे सवालों के सिलसिले को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 60% क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा था कि 10 सवाल आपके एडवांस मैथ से बन रहे हैं, ज्यादा से 10 से 12 सवाल आपके एडवांस मैथ के आ रहे हैं। एडवांस मैथ मतलब कि जैसे अलजेब्रा हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ज्योमेट्री हुआ, डीआई हुआ और मतलब वो माध्य माध्यिका बहुलक वाला या नंबर सिस्टम, वहां से खूब ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है आपके एडवांस के पोर्शन से, खूब पोर्शन बन रहा है। तो एडवांस के पोर्शन को हमें ज्यादा मजबूत करना है, ओवरऑल कहने का मतलब है। देखेंगे यदि किसी आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयत की चौड़ाई देखिए, यहां से अगर आयत को आप देखेंगे तो आयत कुछ ऐसा होता है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बता भी पाएंगे और बहुत सारे लोगों नहीं भी बता पाएंगे, परंतु आपको लगाने का जल्दी और बेहतर तरीका क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यह आपका एक आयत है, सपोज करिए ए बी सी डी, और आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो सब कोई जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहां से समझिए मेरी बात को, आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है कि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ये इसकी चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर, ये इसका विकर्ण है जो दिया है 26 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, यहां से समझिए, आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओ, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको चौड़ाई तो पता है लेकिन लंबाई तो पता ही नहीं है। चौड़ाई तो पता है परंतु लंबाई नहीं पता है, तो पहले हमें लंबाई निकालना पड़ेगा। अब समझिए लंबाई कैसे निकालें, देखिए ये आपका 26 है, यह आपका 10 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 का आधा 5, 26 का आधा 13, आप देखेंगे तो ये 5 बना रहा है, ये 13 बना रहा है। 5 12 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा बनता है, देखिए अगर ये सपोज करिए ये 5 का बन रहा है, ये 13 का बन रहा है, तो यहां पे ये 12 का आएगा। लेकिन ये 5 ना होकर के दुगना 10 है, ये 13 ना होकर के दुगना 26 है, इसका मतलब ये 12 ना होकर के दुगना कितना होगा 24 है, तो जो इसकी लंबाई आएगी वो 24 आ जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस्तेमाल करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, और बहुत जल्दी सवाल को बता देना है। अब जो बच्चा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में नहीं जानता है वो एक बार 26 का स्क्वायर करेगा, फिर 10 का स्क्वायर करेगा, फिर दोनों को घटाएगा, 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, उसमें से घटाया तो 576 आया, फिर उसका वर्गमूल निकाला तो पता चला 24 है। वेस्ट ऑफ टाइम। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी चाहिए और उसके साथ स्पीड चाहिए। हमारी ज्यादा से ज्यादा स्पीड और सवाल ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट कर पाए, हर सब्जेक्ट में यही करना है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। बात समझ में, क्योंकि बहुत आसान सवाल आपको दिखेंगे जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इस तरह की रहेगी सवालों को करने की। अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा सवाल को लगाने में। अब समझिए मेरी बात को, देखो ये देखो कैसे हमने कह दिया कि 24 आया, तो देखो ये 10 था, ये 13 था, तो हमें पता चल गया था कि 10 के साथ अगर 13 है, 10 के साथ 13 26 है, तो इसका मतलब ये आधा 5 होगा और ये 13 होगा। और 5 12 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें पता होता है, तो ये उसके अनुपात में ये दुगना है, ये भी दुगना है, तो ये भी दुगना होगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम आसानी से बता देंगे 24 गुणे में चौड़ाई कितनी है 10, 24 दाम में 240, ये इसका आ गया 240, ये इसका राइट आंसर है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 दर्जन केला बेचने पर 3 केला के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताओ। अब ये जो सवाल है मेरे भैया, ये सवाल आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सवाल जैसे आर्टिकल बेस है, कैसे बेस है, आर्टिकल बेस है। अब इसको लगाने का बहुत ही शानदार सी ट्रिक सुनो। अगर इस तरह का आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैं बताऊं कि हर सवाल में ट्रिक लगती है। ऐसी कोई सवाल ही नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़े, हर सवाल में आप ट्रिक लगा सकते हैं, बहुत आसान होती है प्रॉफिट लॉस। तो ऐसे ही मैथ्स को बहुत प्यार से पढ़ोगे तब जाके आपको आसान लगेगी मैथ्स। चलो देखो, 1 दर्जन केला बेचने पर 3 केला के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। व्यक्ति को हो रही है हानि, लेकिन हानि किसके बराबर है 3 केला के, लेकिन किसके, तो विक्रय मूल्य के बराबर में। अब जो बच्चे हमसे मैथ पढ़े होंगे स्टडी 91 पे, उन्हें ये सवाल बहुत अच्छे से आएगा। क्यों, वो देखेंगे कि ये जो लॉस है ये किसके बराबर दिया है,
जो लॉस दिया है किसके बराबर दिया है? एसपी के बराबर दिया है। ये जो लॉस है वो एसपी के बराबर है। तो जो 1 दर्जन केला बेच रहा है ना, वही हमारी एसपी हो जाएगी, यानी एसपी हमारा 1 दर्जन हो जाएगा। 1 दर्जन यानी 12 केला, और 3 का लॉस है तो लॉस हमारा 3 का हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा कि भैया ऐसी कोई चीज है जिसे हम 12 रुपया में बेच रहे हैं लेकिन 3 रुपए का घाटा हो रहा है, यानी वो वस्तु रही कितने की होगी? 12 की हम बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 1 दर्जन ही हमारा 12 है, 1 दर्जन का मान कितना होता है? 12, उसी को हमने डायरेक्टली एसपी लिख दिया है, ठीक है ना। हम 12 रुपए में कोई सामान बेच रहे हैं, हमें 3 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि जो हमारी सामान रही होगी वो 15 रुपए की रही होगी, तभी तो 15 की रही होगी, 3 का नुकसान हो गया है, ठीक है। अब यहां से आपसे लॉस परसेंट पूछा है, हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, तो क्या होता है हानि परसेंट बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100, तो 3/15 गुणे में 100। इसने इसको काट दिया 5 बार में, 5 ने इसको काट दिया 20 बार में, तो आंसर आ गया 20%। बहुत आसान सा तरीका है, आपने लगा दिया 20% और आपका उत्तर भी बन गया। अब इसी सवाल को अगर आप ट्रिक से ना लगाएंगे तो फिर पता नहीं कौन कौन सा तरीका वो मेहनत मजदूरी वाला करवाते हैं लोग, रटवाते हैं, एक्स मान लो, ये मान लो। मैं किताबों में भी देखता हूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूं कि बच्चों को गुमराह क्यों किया जाता है। जब ऐसे ऐसे शानदार शानदार तरीके हैं तो फिर उसी तरीके पे बताया जाए ना, जिससे बच्चा एग्जाम में बहुत जल्दी कर ले क्वेश्चंस को और उसका बहुत कम समय लगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। चलो अगला देखो, 44 माइनस में 6 प्लस में 43 गुणे में 2 माइनस में 87, आपको पूछा है कि इसका मान बताओ। अब यहां से देखो, मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहां से समझिए। जैसे ये लिखा हुआ है, ये बॉडमास का सवाल है, सरलीकरण है तो बॉडमास लगेगा। सबसे पहले गुणा करेंगे तो पहले गुणा कर लो, तो 44 माइनस 6 प्लस में 43 दूनी के 86 माइनस में 87। इसको 87 में से 86 गया तो -1 और -6 मिलके -7, तो 44 माइनस 7 बचेगा और इसमें से घटा दिया तो 37 आ गया। हाँ सॉरी, कितना आ जाएगा? हाँ सही तो है भाई, सही तो है, 37 आ जाएगा। 37 इसका राइट उत्तर है। बात समझ में? तो एकदम आसानी से आप लगा ले, तो बहुत ही आसान सवाल आ गया था। चलो अगला देखो, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होता है। अब इस सवाल को समझने का मतलब है कि आप त्रिभुज तो पढ़ते हो, लेकिन त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं त्रिभुज पढ़ लेते हैं, लेकिन त्रिभुज के अंदर क्या पढ़ना है भैया? त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं। कितने? 4 केंद्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा केंद्रक, इसके बारे में पढ़ना होता है। एक होता है हमारा लंब केंद्र, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। एक होता है हमारा परिकेंद्र, इसके बारे में पढ़ना होता है। और अगला होता है हमारा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो त्रिभुज में कुल मिलाकर 4 केंद्र होते हैं, ठीक है ना। इन चारों केंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनको इंग्लिश में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा सरकम सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा इन सेंटर है। इस तरह से 4 केंद्र होते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको 4 केंद्र पढ़ना है। क्यों ये 4 केंद्र पढ़े भाई? हमें क्या जरूरत है 4 केंद्र? क्योंकि सुपर टेट में 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि किसी त्रिभुज दिया था और उसके अंतः केंद्र के बारे में पूछा था, ठीक है ना। अब अगर अंतः केंद्र आपको पता होगा, जैसे आपने देखा कि 4 केंद्र पढ़ना, अब चारों केंद्र क्या होता है? जैसे केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं से बनता है, लंब केंद्र जो होता है ऊंचाइयां या फिर शीर्ष लंबों से बनता है, एल्टीट्यूड से बनता है। परिकेंद्र जो होता है वो उनके लंबार्धक जो होते हैं उससे बनता है, और ये अंतः केंद्र जो होता है उनके कोणार्धक से बनता है। तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है कि न्यून कोण त्रिभुज का ये कहां होता है, अधिक कोण त्रिभुज का ये कहां होता है, अधिक कोण त्रिभुज का ये कहां होता है, समकोण त्रिभुज का ये कहां होता है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो ये अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होता है, तो जो बच्चे पढ़े हैं वो तुरंत आंसर बताएंगे। समकोण त्रिभुज के भीतर ना बाबा ना, समकोण त्रिभुज के भीतर तो नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज के बाहर नहीं, समकोण त्रिभुज के बाहर भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे हैं अभी भी। अब देखो जैसे इसको पढ़ना है, परिकेंद्र होता क्या है पहले आपको यह पता होना चाहिए। परिकेंद्र का मतलब लंबार्धकों द्वारा जो बनता है। किसके द्वारा जो बनता है? उनके लंबार्धकों द्वारा। अब जैसे मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूं कि कैसे आपको क्या करना है।
जिस बच्चे को आता होगा वो एक लाइन में आंसर दे देगा कि अच्छा ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज में तो हमें बहुत कुछ देखना है, समकोण त्रिभुज में अब ये परिकेंद्र की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने अगर पढ़ा होता तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर देते कि यही होगा। अब आपने पढ़ा नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा पहले तो ये परिकेंद्र क्या होता है, फिर समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, ऐसी ऐसी बातें। और केंद्र लगा है तो हर किसी को यह लगता है कि बीच में ही होगा। तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र का मतलब एक समकोण त्रिभुज जिसका एक इस तरह से सर्कल बना हो, इसका केंद्र कहां होगा, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वहां ही क्यों स्थित होगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहां होगा, इसका आंसर क्या होगा, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर। और ये किसका आंसर होगा, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर। ये समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र यहां होगा। कहां होगा लंब केंद्र, ये शीर्ष पर, और बाकी दोनों अंदर होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथन को व्यंजक के रूप में दर्शाया जाता है। और 4 ऑप्शन दिए हैं। एक संख्या, अच्छा ये संख्या का क्या पता नहीं क्या लिख दिया है, ये संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या है। एक संख्या का 10 गुना और 16 का योग उस संख्या के 4/5 से बड़ा है। कोई संख्या, ऑप्शन किसमें, पी में दिया है। अच्छा पी मान लेते हैं संख्या को, तो किसी संख्या का 10 गुना, तो 10p और 16 का योग, माने इसमें 16 जोड़ना है, उस संख्या के 4/5 से, उस संख्या के यानी p के 4/5 से बड़ा है। अच्छा ये बड़ा है, कहने का मतलब ये, तो ये इसका आंसर होगा 10p प्लस में 16 और p इंटू में 4/5। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ना, और जो आपकी असमानताएं होती हैं वहां से भी सवाल बनता है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में बना है तो यहां से भी आपको ये सवाल दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 10p प्लस में 16, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर वाले बच्चे हैं भाई, बताओ अंतर, तो बहुत ही मजेदार सी ट्रिक बताई। 2 वर्ष के लिए अंतर जानना है तो r²/100 कर दो। 2 साल के लिए अंतर तो यही सिखाया ना आपको। r कितना है 10%, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100, यानी कितना बना 1% आएगा अंतर। कितना आएगा 1%। ये किसका अंतर है, CI माइनस SI का अंतर जो आएगा वो 1% आएगा। अब 8,000 का 1% बता दो, आंसर आ गया आपका, 0 से 0 खत्म, 80 रुपए आएगा। 2 साल के SI CI का अंतर कितना आएगा, 80 रुपए आएगा 10% के रेट के हिसाब से। बात समझ में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक, समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबहुभुज है, ये समबहुभुज है जिसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, समबहुभुज है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है भैया। अब रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसा कि यहां पे लिखा है किसी त्रिभुज के समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। ये बहुभुज से भी सवाल आता है ना, 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था। तो बहुभुज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुभुज से सवाल दोनों साल में आया है सुपर टेट के, तो यानी बहुभुज से सवाल आपके एग्जाम में बनना निश्चित है, ठीक है। अब देखिए, किसी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो, अब जो बच्चा थोड़ा सा जानता होगा बहुभुज के बारे में वो आसानी से लगा लेगा। आपको पता है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर में 180 डिग्री होता है। एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, है ना। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, अगर किसी भी बहुभुज के दो आंतरिक किसी प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आंतरिक कोण का मान दिया है 135 प्लस में ई बराबर में 180। यहां से बताओ एक्सटर्नल एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 135 इसमें से घट जाएगा। आपसे एक्सटर्नल एंगल थोड़ी पूछा है, आपसे क्या पूछा, भुजाओं की संख्या n पूछा है आपसे। तो n बराबर क्या होता है, 360 बटे में ई, यही होता है n का मान बहुभुज में, ठीक है ना। तो 360 बटे में 45 कितना आ जाएगा, 4 अड़े 32, 4 अड़े 32, 8 पे 40, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा भैया। 8 भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, अष्टभुज वो बहुभुज होगा। सम अष्टभुज है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 अंश, तो उसमें 8 भुजाएं होंगी। कितनी होंगी, 8 भुजाएं। वो कुछ ऐसी आकृति होगी, देखो मैं बता देता हूं कैसी आकृति होगी। यहां पे है क्या, नहीं है, यहां पे दिख जाओ भैया, बहुभुज नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूं, यहां पे देखो कैसा होगा, आकृति में दिखा देता हूं। ऐसा
ऐसी आकृति होगी जिसमें 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 भुजाएं होंगी, अष्टभुज वाली वो आकृति होगी। ठीक है भैया, तो बहुत ही शानदार सा मैं आपको बताऊं कि अगला क्वेश्चन देखो, रेखा गणित ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। किसी आकृति में पीबी बराबर 4 है, ये आपको आकृति दिख रही है, मैं एक बार और बना देता हूं, ये है, ये है, ठीक है ना। हो सकता है कि फिगर आपको हल्का दिख रहा हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये आपका P है, ये आपका T है, ये आपका B है और ये आपका A है। ठीक है ना, तो आपको क्या दिया है यहां पे समझिए, आपको दिया है PB बराबर 4, PB देख लो जरा, PB यहां से बताओ, PB माने ये वाली लेंथ आपको 4 दिया है, और आपको AB बराबर 5, ये वाली लेंथ आपको 5 दिया है, यहां से ये वाली लेंथ 5 दिया है। आपसे पूछा है PT की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आपसे पूछ दिया है। ठीक है भैया, बहुत आसान सा सवाल है, ये जीवा अंतःखंड वाला सवाल बना है, जहां पे स्पर्श रेखा और जीवा एक दूसरे को इस तरह का है। यहां पे ये जो PT का मान होगा, PT बराबर में ये होगा करड़ी में PA गुणे PB, क्या होगा, करड़ी में PA गुणे करड़ी में PA गुणे PB, ये PT का मान होता है थियरम है ज्योमेट्री का। ठीक है ना, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा। ठीक है, अब समझिए, PT का मान आपसे पूछा है, PA का मान आपको नहीं पता। अब यहां से देखो, PB का मान तो आप आसानी से रख दोगे क्योंकि सवाल में दिया है PB का मान, तो आपने यहां पे रख दिया 4। ठीक है भैया, आपने यहां पे रख दिया 4, लेकिन PA का मान आपको सोचना पड़ेगा, तो PA यहां से लेकर यहां तक का मान चाहिए PA का मान, तो ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 मिलकर टोटल मान कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 9 हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या रखना है, 9 रखना है, तो PT ये गुणे है, ठीक है ना, तो PT बराबर में 9 चौको 36 होता है, तो PT का मान कितना हो जाएगा, 6। PT का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, देखिए क्या है लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्य क्या होगा, माध्य का बहुलक परिसर, इससे सवाल बनना निश्चित है। बात समझ में आई, इससे सवाल बनना, मीन मोडियन मॉड, इससे सवाल बनना निश्चित है। अब ये संख्याएं कैसे लिखी हैं, 2 4 6 8 10, ये संख्याएं जो मुझे दिख रही हैं ये तो सम संख्याएं दिख रही हैं, यहां 18 और 20 है, ये सम संख्याएं हैं। और माध्य का मतलब अगर आपसे ऐसे पूछे तो एवरेज ही है, एवरेज का मतलब अगर लगातार संख्याएं क्रमागत हैं, ये कैसी हो गई हैं, क्रमागत हैं। ये क्रमागत का अगर मीन पूछा है आपसे तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं आप। अगर क्रमागत है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं आप। फर्स्ट वाली कितनी है, 2, लास्ट वाली 20 डिवाइड बाई 2, तो 22 बटे में 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11। बात समझ में आई, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, है ना। आप स्टडी 91 के भाई रेगुलर हैं, आप हमसे हमेशा पढ़ते हैं, पूरी आपको सब्जेक्टिव वाइज पूरी क्लास आपको पढ़ा दी गई है, तो जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें, हर जगह आप लोग बताएं, ठीक है ना। सबको बताएं कि संस्थान में यहां पे स्टडी 91 में आपके यहां सुपर टेट, ठीक है ना, सुपर टेट का अभी 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 बैच स्टार्ट हुआ है, बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। शानदार सा बैच का आगाज हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिखा गया है बैच के बारे में कि बैच की कॉस्ट क्या है, कहां है, आपको मिलेगा कहां। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में खोलिए, स्टडी 91 लिखिए और वहां पे स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए, वहां पे भी आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई समस्या है तो आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9455069191, ठीक है। और आपके अगर कोई जूनियर या छोटे भाई बहन कोई भी है जो अगर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, या एमपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, किसी भी अगर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको बताइए कि यहां पे हमारे यहां टेट का बैच चल रहा है, उसमें अभी भी एडमिशन चल रही है, तो जितना जल्दी हो सके टेट में भी एडमिशन ले सकते हैं जो लोग टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली भी अपनी समस्या बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, और वहां पे आप हमें खुद मैसेज करके बताइए कि आपको किसमें क्या समस्या हो रही है, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए और वहां पे आप खुद बता सकते हैं कि हमें क्या, कहां पे क्या समस्या है, टेलीग्राम पे,
ठीक है भैया, आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करिए और उस पे शुभम सिंह मैथ्स विदाउट किसी स्पेस के लिखिए शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके, और आप हमें बता सकते हैं, आप अपने मैथ्स के क्वेश्चंस भी यहां पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, सुपर टेट का शानदार सा बैच हमारे संस्था में स्टार्ट हुआ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं सबको बताइए कि सुपर टेट का बहुत ही शानदार सा बैच स्टडी 91 आप लोगों के लिए लेके आया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, एक बेलन का आयतन दिया है इतना और बेलन की त्रिज्या दिया है इतना, तो बेलन की ऊंचाई पूछा है। ये मैं सारे सवाल जो आपके लिए लेके आया हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सुपर टेट में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी आपको करना है, कितना जल्दी एग्जाम में करना है, सब कुछ यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। बस आप अच्छे से पढ़िए भैया, सब पढ़िए, बस पढ़ने पे ध्यान लगाइए। अब एक बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो दुनिया जानती है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन दिया हुआ है 1848, ठीक है भैया। अब यहां से इसको सॉल्व कर दो बस। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 × 7, 7 का स्क्वायर होगा ना, त्रिज्या है तो 7 का स्क्वायर, ऊंचाई आपसे पूछा है, बराबर में 1848 आपको दे दिया है। यहां से आप इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, हाँ 7 से 7 कट गया, इसको काटिए। 22 से 22 कितनी बार में कटेगा आप बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से 22 से अगर 8 का गुणा करें तो 8 दूनी 16, 8 बार में कट जाएगा। 22 × 178, 8 कितना बचा, 22 8 8 दूनी 176, तो 8 बचा, 22 चौक 84, 22 84 बार में कट जाएगा। तो ये 7 ने इसको काट दिया कितनी बार में आप बताओ, 7 × 7 और 7 दूनी के 14, यानी एच का मान कितना आ गया 12। कितना आ रहा है एच का मान, 12 मीटर आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कैलकुलेशन आपको करना है और एग्जाम में आंसर लगा देना है। बात समझ में भैया, यही कैलकुलेशन करना है और एग्जाम में आपको अपना आंसर बता देना है आसानी से, ठीक है। अगला देखिए, ये अंकों वाले सवाल है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है और यदि एक संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना है क्या, ऑप्शन से करिए। किससे करिए, ऑप्शंस यूज करिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस का यूज करिए आप, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन का यूज करते हैं। 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। पहले देखिए 10 है, 7 3 10 है, 3 7 10 है, 6 4 10 है, सारे अंकों का योग 10 है, चारों ऑप्शन सही हैं। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं, यानी अंक पलट जाते हैं। इसमें 36 जोड़िए तो 6 3 9 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। क्या 7 3 का बदल के 3 7 हुआ, नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे ये भी बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता, बदलेगा। अगर सोचो अगर अंक बदला तो 46 होगा, इसमें 36 जोड़ेंगे, 64 में 36 जोड़े 46 तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। 46 में अगर जोड़े तो 64, आप इसमें 36 जोड़ो, 6 6 12, 4 3 7 1 8, कहां आ रहा है 36, यानी ये भी गलत हो गया। 4 ऑप्शन गलत तो यही वाला सही होगा, इसमें 36 जोड़ो आप, 7 6 7 13, 3 3 6 1 7। देखो यहां पे 3 7 था और ये 7 3 हो गया, यानी अंक बदल गया है, यहां पे अंक बदल गया है, तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा 37। अगला देखो, प्याज। आजकल आप देख रहे हो प्याज के दाम तो आसमान छू रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो प्याज में सवाल भी आ गया। प्याज के दाम में 30% की वृद्धि के बाद खपत में कितने % की कमी की जाए कि व्यय अपरिवर्तित रहे। भाई इससे आसान सवाल तो दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। आप बताओ 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, चूंकि वृद्धि है ये तो ये होगा 13 और ये होगा 10। आपसे कहा है कि व्यय अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए तो शानदार सी ट्रिक है आपके पास। क्या भैया, यहां से इसको घटा दो, बस कम कर दो, और क्या बताओ 13 से कितना कम होगा, आप बताओ कमी। यहां से 13 से 10 पे जाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 3 को कम करना पड़ेगा। 3 को किससे, 13 से, और गुणे में 100 कर दो, तो 300/13 इसका राइट आंसर आया, 300/13। कितना आसान सा सवाल है और कितनी आसानी से आप लगा रहे हो। महज बहुत हल्के हल्के तरीके से आप करके बहुत अच्छे से इस सवालों का आंसर आप आसानी से बता दे रहे हो और आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गुणनखंड। गुणनखंड से भी सवाल बनते हैं। 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा है, आपको क्या करना है, 120 का फैक्टर करना है। 120 का फैक्टर करेंगे तो 15 × 8 120 होता है, यानी 2 का क्यूब गुणे में 3
गुणे में 5। अब जिन बच्चों को ये नहीं आया कि सर ये कहां से आता है, उनको मैंने पढ़ाया भी है, मेरी वीडियो में है भी, और मैं आपको बता भी दे रहा हूं। 120 को 2 से काटा तो 60 आया, 2 से काटा तो 30 आया, फिर 2 से काटा तो 15 आया, फिर 3 से काटा तो 5 आया, फिर 5 से काट दिया तो 1 आया। जब तक 1 ना आए तब तक काटते हैं। अब 2 यहां पे कितनी बार आया, 1 2 3, 2 बार 3 बार आया तो उसी को 3 लिखा, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो हमने इस तरह से लिखा है। अब यहां से आपके क्या बोला है कि सभी गुणनखंडों की संख्या, अगर आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो उसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। उसी नियम और कानून का आपको पालन करना है। क्या करना है भाई, आपको इनके अंकों को जोड़ना है। इनके घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना है। इसकी घात कितनी है, 3, 3 में 1 जोड़िए, गुणे में इसकी घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़िए, और इसकी घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़िए। ठीक है ना, इस तरह से जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी। 16 आपसे यही पूछा है। अब यहां पे जैसे आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा है, कल आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, परसों आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, फिर सभी गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, सम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा। इस पैटर्न पे टोटल 6 सवाल बनते हैं। ठीक है ना, गुणनखंडों की संख्या पे या गुणनखंडों से टोटल कितने सवाल बनते हैं, 6 सवाल बनते हैं एग्जाम में। यहां पे तो सिर्फ 1 दिख रहा है, और 6 सवालों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, किन्हीं 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। अब अगर बच्चा नहीं पढ़ा तो वो क्या करेगा, चलेगा उनकी परिधि निकालेगा, फिर उनकी रेडियस निकालेगा, फिर उनका क्षेत्रफल निकालेगा, इतना सारा तामझाम करेगा। हमें पता है कि परिधि जो होती है वो 2πr होती है, मतलब वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 2π तो कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना परिधि बढ़ेगी उतना ही रेडियस भी बढ़ेगा। तो जो उनके परिधियों का अनुपात है वही उनके त्रिज्याओं का भी अनुपात है। क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, यानी त्रिज्या का वर्गानुपाती होता है, तो परिधि का भी वर्गानुपाती होगा। तो इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वर्ग करना पड़ेगा आपको परिधियों का। 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4:25। 4:25, ये इसका बन जाएगा आंसर। अगला देखिए, हाँ, भिन्न से सवाल तो जरूर बनते हैं, और छोटी बड़ी भिन्नों का तो भाई भिन्न में सबसे ज्यादा कोई अगर सबसे अच्छी चीज है ना कोई, तो वो छोटा बड़ा ही है कि भिन्नों की कंपैरिजन करना बहुत ही अच्छा लगता है। अजीब अजीब से उसके ट्रिक हैं, अलग अलग ट्रिक में अलग अलग सवाल पे अलग अलग ट्रिक बदलती रहती है, तो बहुत मजा आता है भिन्नों की कैलकुलेशन से। ठीक है ना, जब भी कभी उनके भिन्नों की तुलना पे सवाल आता है, जैसे यहां पे जो सवाल बना है 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8, ये 4 भिन्नें लिखी हुई हैं। अब ये भी सवाल मुझे लगता है बहुत आसान होने वाला है। में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपसे पूछा है। चलो देखो भाई, कोई बात नहीं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है, पहले आप छोटी और बड़ी भिन्न तो निकाल लो, पहले आप छोटी और बड़ी भिन्न तो निकाल लो। बताओ, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है। किसके बीच का अंतर आप देख रहे हो, आप देखो, इसके अंश और हर के बीच का अंतर 1 है, इसके अंश और हर के बीच का अंतर 1 है, इसके अंश और हर के बीच का अंतर 1 है, और इसके भी अंश और हर के बीच का अंतर 1 है। तो आप देख रहे हो कि यहां पे सभी जगहों पे उनके अंश और हरों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, आपको दिख रहा है कि सभी में अंश और हरों के बीच का अंतर 1 है। तो फिर तो लग गई ट्रिक। अगर सबके अंश और हर के बीच का अंतर समान है तो फिर क्या करना है, आप बताओ। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी इसमें, 9/10 सबसे बड़ी है, ये बड़ी हो जाएगी। एंड छोटी कौन सी हो जाएगी, छोटी जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 6/7 सबसे छोटी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर आपने चेक किया और आसानी से बता दिया। आपसे इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 9/10 माइनस में 6/7, 7 10 70, 7 9 63, 10 दाम 7, 3/70, 3/70 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 3/70। बहुत ही आसान तरीका आप लगा रहे हो। यही सब तरीके होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा बनाएंगे, अलग बनाएंगे लोगों से। अब ये देखो, एक टंकी का सवाल आ गया है। किसका, टंकी का सवाल। आपसे केवल एक एक नियम पे सवाल बनता है सुपर टेट के एग्जाम में, ठीक है ना। चलो देखो, यहां से समझो क्या बोला गया आपसे कि
पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में, पाइप बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में भर जाएगी? यहां से देखो, ये भर रहा है 10 में, चूंकि भर रहा है तो पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है 15 में तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव। यहां से हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम, 10-15 का लसा आएगा 30, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो 3 और इससे भाग करेंगे तो 2, ये इनकी इफिशियंसी है, ठीक है। आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम करेंगे, ए माइनस बी, दोनों मिलकर ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि भर रहा है खाली कर रहा है, बराबर 30 डिवाइड बाई, इसको घटा दो 3 - 2 कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 1, यानी कि 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट्स में टंकी खाली हो जाएगी। 30 मिनट इज द राइट आंसर। 30 मिनट में पूरी टंकी आपकी खाली हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बताना है, आपको बताना है, आप हमारे एजेंट हैं, बात समझ में ना, आप ही हमारी बात हर जगह बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना और लोगों को बताना है कि स्टडी 91 में सुपर टेट का शानदार सा बैच का आगाज हो गया है, मास्टर बैच स्टार्ट हो गया है। आपको मास्टर बनाना है इस बार। और सोच लो, एक बात जान लो, प्राइमरी जो है हमारी ये सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसकी बहुत ताबड़तोड़ वैकेंसी आने वाली, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है। अब जब चुनाव है तो वैकेंसी तो आएगी, है ना। तो इस बार हमें नहीं चूकना, क्योंकि अगर इस बार आप चूक गए ना तो फिर लंबा इंतजार है आपको, ठीक है ना। क्योंकि जो वैकेंसियां थी वो लास्ट अब चल रही हैं, उसके बाद आपको लंबा इंतजार के बाद वैकेंसी आएंगी। तो इस बार मत चूको, चाहे जो है भैया, इस बार वैकेंसी क्लियर करो, एकदम क्लियर कट, और इस बार नहीं चूकना है। तैयारी जहां से जैसे मन करे, थोड़ा बहुत घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी संस्थान जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके मोबाइल में आ चुके हैं। पहले कैसे हमें बताया जाता था, मोबाइल मत चलाओ पढ़ाई करो, आजकल मोबाइल चलाओ और उसमें पढ़ाई करो। तो जमाना बदल गया है, तो जमाना बदल के हम आपसे आपके घर आ चुके हैं भैया, मोबाइल में आ चुके हैं। आप पढ़िए अपने मोबाइल में, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एक मामूली सी फीस है जो पे करिए। भाई देखो, इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे लोग हैं, सब लोग यहां पढ़ाने आते हैं, तो सबको तो आप फ्री में तो नहीं कह सकते ना पढ़ाने के लिए, तो एक मिनिमम फीस रखी जाती है, जिससे क्या होता है सबका भाई पेट्रोलिंग का खर्चा, आने जाने का खर्चा वो निकल जाए, बस उतना ही है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको फीस भी दी गई है, आप आसानी से ज्वाइन करो बैच को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, लेट मत करना बस, ठीक है। चलिए, सुपर टेट। और अगर कोई बच्चा टेट एग्जाम की अभी भी सोच रहा है तैयारी करना, तो स्टडी 91 पे ऑलरेडी टेट का बैच चल रहा है, उसमें भी इनरोलमेंट करा लो, अभी उसमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके टेट पास करके सुपर टेट में आओ। अगला सवाल देखो, और अगर आपको कोई भी समस्या आती तो आप फोन करो ना 9455069191 पे, ये संस्था का नंबर है, आपसे हमारी टीम जरूर 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 कंसल्ट करेगी, ठीक है। आखिरी सवाल है आज का, देखो, समान त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। वाह भाई वाह, ये है प्यारा सवाल। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? देखो, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है? समान है। सपोज करिए यहां पे समझिए, एक वृत्त ऐसा है और दूसरा वृत्त ऐसा है। भाई तू भी फील हो जा। दूसरा वृत्त कैसा है? ऐसा है। ये दो वृत्त हैं आपके, ठीक है ना। अब इन दोनों वृत्तों की खास बात सुनो, मजा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है ना, कोई और कलर ले लेते हैं, ये सही है। चलो, इन दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। इन दोनों की क्या सेम है? रेडियस सेम है। अगर इसकी रेडियस की बात करोगे आप, जैसे यहां पे समझो, इन दोनों का खास बात है कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, मतलब ये इसके केंद्र से गुजर रहा है और ये वाला जो है इसके केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। जैसे इस वाले को देखोगे आप तो ये यहां से कहीं जा रहा होगा, तो जो इसका केंद्र है वो ये है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। आपसे बोला है कि जो इसमें उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई बतानी है आपको,
किसकी लंबाई बतानी है? जो उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये वाली, ये इसकी भी जीवा है, देखो ये दोनों की जीवा है, इसकी भी जीवा है और इसकी भी जीवा है, ये दोनों की जीवा है। आपसे इसी की लंबाई बतानी है कि जो यहां पे पूछा है आपसे, इसकी लंबाई क्या होगी, ये वाली जो रेंट है इसकी लंबाई क्या होगी। तो जब भी कभी आपसे उभयनिष्ठ जीवा पूछेगा, इसका भी रेडियस आप देखो, दोनों का रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, और इसका भी रेडियस कितना दिया है, आर ही दिया है, दोनों का रेडियस आर दिया है। समान दोनों की त्रिज्याएं हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं। तो ये जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा, ये जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा है, इसका मान जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू में आर होता है, ठीक है ना। तो आपसे यहां पे आर का मान दे दिया है 3, तो यहां पे लिख दो स्क्वायर रूट 3 इंटू में 3, यानी कितना हो जाएगा 3 रूट 3। कितना हो जाएगा 3 रूट 3, ये इसका राइट आंसर बनेगा 3 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी वाला। बहुत ही अच्छा सवाल है, बात समझ में भाई। और ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर अभी तक आपने सुपर टेट की तैयारी करना नहीं शुरू किया तो इंतजार मत करो किसी चीज का, जितना जल्दी हो सके आप बैच इनरोल करो और पढ़ाई करना अपना शुरू कर दो, ठीक है भाई। चलो, ये आज आपका आखिरी सवाल था। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी समस्या आप हमें सुझा सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम सिंह मैथ्स आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है बस, ठीक है। और जैसे कि आप हमेशा से करते आए हैं, स्टडी 91 की तरफ से हमें प्यार देते आए, वैसे देते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है ना भाई, धुआंधार, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, नए सुपर टेट के अगले डेमो क्लास के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है और किस तरह का हमें प्लानिंग करनी है आगे वाले बैचेस में, ठीक है ना। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा सभी लोग और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।